उसके बाद आप so it is a good and a simple text. और जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे उसके बाद आपको ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन प्रैक्टिस। जैसे इनकम टैक्स होता है जिसकी नॉलेज के बिना आई थिंक कोई प्रोफेशनल कंप्लीट नहीं है, उसी तरीके से जीएसटी की नॉलेज के बिना भी कोई प्रोफेशनल कंप्लीट नहीं है। पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, एक्साइज अलग था, सर्विस टैक्स अलग था, अब सारा जीएसटी के अंदर सिमट गया है। तो ये दो टैक्सेस ऐसे हैं जो मुझे लगता है हर इंसान को, खाली एक प्रोफेशनल के नहीं, हर इंसान को डे टू डे अफेयर्स में इसका वास्ता पड़ता है और मुझे लगता है इसकी नॉलेज होना अति आवश्यक है। स्टूडेंट लाइफ में तो है ही, लेकिन रियल लाइफ में भी है। तो आज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीएसटी। तो आज की क्लास थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के ऊपर रखेंगे कि जीएसटी जो टैक्स है वो लगाया कैसे जाता है, छोटी छोटी बात करने वाले हैं, हिस्ट्री की बात करने वाले हैं, क्योंकि जीएसटी आने से पहले की क्या प्रॉब्लम्स थी और जीएसटी किस प्रकार से लगाया जाता है। अच्छा, क्लासेस के अंदर ही विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस आल्सो वी विल डिस्कस इन द क्लास, और वी विल बी टेकिंग योर क्वेरीज एंड वी विल बी टेकिंग बीच बीच में टेस्ट भी लेंगे जैसे हम ऑनलाइन लेते हैं बीच बीच में। सो गाइस, आपको करना क्या है, बस आप थोड़ा सा शांति से बैठिए, कंसंट्रेशन से बैठिए और सोचिए कि आप मूवी हॉल में आए हैं, जैसे पिक्चर देखने आते हैं। पॉपकॉर्न और पेप्सी अपने घर से आप लेके आए होंगे, यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, वो घर से लेके आइएगा। चलिए, सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट गुड एंड सिंपल टेक्स्ट, कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपका डिस्कस करता हूँ। आई एम सीए सचिन गुप्ता, और आप मुझसे 50 बार भी क्वेरीज पूछिए, 100 टाइम्स भी क्वेरी पूछिए, कोई डाउट आ जाए कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्टिकल 245, नहीं आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्टिकल 265 ऑफ द, और अपना, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पेन पेपर निकाल लीजिएगा और बिल्कुल फुल टुल कंसंट्रेशन से, फुल टुल एकाग्रता से पढ़ना है, ठीक है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो पहले मैं बता दूं, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। जैसा टीचर बताए वैसे फॉलो कर लीजिए, जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड फॉलो द अप्रोच गिवन बाय द टीचर। बस आप वैसे करते रहेंगे, अपने आप आपका ये काम हो जाएगा। तो अगर आपने दिमाग में ये है कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टेक्स्ट, नॉट इज नॉट डिफिकल्ट। और सब्जेक्ट्स हो सकते हैं डिफिकल्ट हो, मेरा सब्जेक्ट तो बहुत ईजी है, income tax. I obviously teach income tax and on GST both, but today we are here for GST. हमारा एक आर्टिकल है 265 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे मुझे पता ही है, ये तो पता नहीं होगा तुम्हें। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 265 तो कॉन्स्टिट्यूशन पता है क्या कहता है? वो कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड इन इंडिया, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता या कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ना लगाया जा सकता ना इकट्ठा किया जा सकता, एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ परमिट नहीं करता, हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स लगाया नहीं जा सकता, बिल्कुल सही, और ना ही इकट्ठा किया जा सकता। हाँ, अगर लॉ परमिशन दे देगा तो लगाया जा सकता है। अगर मेरे परमिशन के बिना मेरे घर में कौन आ सकता है? सीधी सी बात है, मैं परमिशन दूंगा जब भी मेरे घर में आएगा। और अगर वो मेरी बिना परमिशन के आ गया तो वो अनऑथराइज्ड, इलीगल माना जाएगा और मैं पुलिस को फोन कर सकता हूं ये कहने के लिए, देखो ये मेरे घर में घुस गया है और मैंने इसको परमिशन नहीं दी। इसी तरीके से कोई भी टैक्स अगर लगाया जाए और वो कानून उसकी परमिशन नहीं देता तो उस टैक्स को हम इलीगल टैक्स कह सकते हैं और आप देने से मना कर सकते हैं। जैसे कई गुंडे होते हैं ना, वो प्रोटेक्शन मनी ले लेते हैं या रंगदारी टैक्स ले लेते हैं, हफ्ता वसूली कर, बिड़ो अब बिड़ो तुझे ये टैक्स देना पड़ेगा नहीं तो
तेरा बिजनेस बंद, तो बेटा वो लॉ परमिट नहीं करता। आप दे रहे हो अपने डर के कारण दे रहे हो, लेकिन आपके पास राइट्स हैं कि आप उसको ऑब्जेक्ट करो और उसके अगेंस्ट कानूनी जो आप प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी हिंदुस्तान में टैक्स लगाया जाएगा या इकट्ठा किया जाएगा ओनली बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर लॉ परमिट नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, अगर लॉ परमिट नहीं करता तो वो लगाया नहीं जाएगा। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लॉ कहां पर परमिशन देता है, बताइए। इसने कहा है ना कानून परमिशन देगा, तो ये कौन सा कानून है, कैसा कानून है, कौन कौन कानून लेके आएगा, तो कहां लिखी है ये बात, बताइए। एनीवन बताइए कि कानून परमिशन दे दे, तो व्हाट इज कानून परमिशन दे दे, कौन कानून लाएगा? तुम लाओगे, मैं लाऊंगा, हमारे मम्मी पापा लाएंगे। हाँ जी, दोबारा बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं ला सकती क्या? या मोदी सरकार ही लाएंगे, केजरीवाल सरकार या योगी सरकार या खट्टर सरकार या हमारे उद्धव ठाकरे साहब, वो सब नहीं लेके आ सकते लॉ? आ सकते हैं ना। तो ये बात कहाँ लिखी है? ये बात आपकी लिखी है, ये बात आपकी लिखी है आर्टिकल 246। आइए जरा लिखिए आर्टिकल 246। कोई बात समझ नहीं आई ना तो प्लीज आप बोल दीजिएगा मुझे। आर्टिकल 246 of the Constitution. Article 246 of the Constitution. Article 246 of the Constitution क्या कहता है, जरा देखिए। Law can be made, आगे ना, पहले बता, except authority of law. Law can be made either by central government, या मैं बोलूं either by parliament or state legislature, either by parliament or state legislature, provided they have the power to do so, provided they have the power to do so. दोस्तों 265 ने तो खाली ये कहा था अगर आपको टैक्स लगाना है हिंदुस्तान के अंदर तो उसके लिए लॉ की परमिशन लेके आओ, है ना। लॉ की परमिशन के लिए क्या लिखा है? लॉ की परमिशन हमने दी है पार्लियामेंट को, या लॉ की परमिशन हमने दी है स्टेट लेजिस्लेचर को। पार्लियामेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लॉ लाती है ना, पार्लियामेंट वाले लॉ बना सकते हैं। और पार्लियामेंट में कौन होते हैं? एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दो टाइप की होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ पर पार्लियामेंट का मतलब है बच्चा, हमारा पार्लियामेंट का जो मतलब है बच्चों, पार्लियामेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा, और यहाँ पर एमपीस होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉ लेके आएंगे। यस, लॉ कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वही तो लॉ लेके आएगी, फिर विद द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर पार्लियामेंट में एमपीस होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लेके आएगी। अच्छा, गवर्नमेंट के बाद खुद की मेजोरिटी है तो बात ही खत्म। तो यहाँ पर एमपीस होते हैं बच्चों, और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ। जब अन्ना हजारे का लोकपाल एजिटेशन चल रहा था, आज से 4-5 साल पहले की बात है, शायद ज्यादा ही हो गई होगी, इनफैक्ट 7-8 साल पहले की बात है। तो जब कह रहे थे कि लोकपाल आना चाहिए हिंदुस्तान में करप्शन के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट ने यही तो कहा था सड़कों पे लॉ को ही बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है लॉ तो पार्लियामेंट में बनेगा, तो सड़कों पे बैठ के लॉ नहीं बनाए जा सकते, लॉ तो बनेगा पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर। अब बच्चों स्टेट लेजिस्लेचर का जो मतलब है वो है स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर होते हैं एमएलए। स्टेट लेजिस्लेचर, इसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, वैसे पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद, पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद, और स्टेट लेजिस्लेचर को बोलते हैं अपना अभी नाम बताया था मैंने हिंदी में। स्टेट लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं बताना हिंदी में?
विधानसभा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, विधान सभा। और यहाँ पर कौन होते हैं? एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पर लॉ बनाने की जो पावर दी हुई है केंद्र सरकार के पास दी हुई है थ्रू द माध्यम ऑफ द पार्लियामेंट, राज्य सरकारों के पास दी हुई है थ्रू द माध्यम ऑफ द विधानसभा। यस, लेकिन एक 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 पेज और अटक गया। यहां तक तो बात सही थी कि लॉ बना सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दे हैव द पावर टू डू सो, इसका क्या मतलब हुआ? केंद्र सरकार लॉ ला सकती है, राज्य सरकार लॉ ला सकती है, प्रोवाइडेड पावर होनी चाहिए उनके पास, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? बताइए, पावर टू डू सो। एनीवन ट्राई करो। प्रोवाइडेड दे हैव द पावर टू डू सो। इन टॉपिक्स पे पावर दी गई है, उन्हें सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते। दोबारा बोलो, हल्के बोलो थोड़ा बेटा। जिन टॉपिक्स पे या जिन सब्जेक्ट्स पे हाँ यस, ये पावर के लिए उस किन किन मुद्दों पर, किन किन टॉपिक्स पर वो लॉ बना सकते हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बता दिया। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिख दिया टैक्स लगाने के लिए कानून की परमिशन चाहिए, फिर लिखा कानून गवर्नमेंट लाएगी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, लेकिन उनके पास ताकत होनी चाहिए उसके लिए। अगर ताकत नहीं है तो वो भी लॉ नहीं ला सकते। यस, ऐसा नहीं है किसी भी चीज पे वो लॉ ले आएंगे। कल तो वो हवा, हम सांस ले रहे हैं, बोले जी सांस ले रहे हो हिंदुस्तान की, तुम्हारे मुंह पे मीटर लगा देंगे और जितने यूनिट्स ले रहे हो उसका बिल देना पड़ेगा। और तुमने अगर सांस लेने का टैक्स नहीं दिया, ब्रीदिंग टैक्स, तो तुम्हारा मीटर बंद। क्या पता ऐसा भी टाइम आएगा, मुझे लग रहा है जिस तरीके से पानी बिक चुका है, स्पेक्ट्रम बिकता है, कोयला बिकता है, तेल बिकता है, लैंड बिकती है, हर चीज बिक रही है, बस एक सांस रह गई है। सनलाइट, सनलाइट टैक्स, तुमने सनलाइट ली है, तो ये सब चीजें आगे आएंगी जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा। अभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बातें नहीं है। एनी हाउ, तो ये पावर होनी चाहिए उनके पास। अगर उनके पास ताकत नहीं होगी वो मुद्दों पे टैक्स लगाने की या लॉ लाने की, तो लॉ नहीं ला सकते। और ये ताकत कहाँ दी हुई है? आइए जरा, ये दिया हुआ है शेड्यूल 7 of Article 246 of the Constitution। बच्चों, शेड्यूल 7 of the Article 246 of the Constitution, शेड्यूल 7 में ये जो पावर है, ताकत है मुद्दों पर, पावर इज गिवन अंडर 3 lists। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये पावर 3 लिस्ट में दी हुई है, और वो 3 लिस्ट हैं जो आपने सुन भी रखी होंगी, फर्स्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। हाँ जी, क्या बोलते हैं जी लिस्ट 1 को? यूनियन लिस्ट। बहुत बढ़िया, यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। वेरी गुड, स्टेट लिस्ट, क्या बात है। और थर्ड लिस्ट को क्या कहते हैं गाइस? कॉन्करेंट लिस्ट। यस, वेरी गुड, थर्ड लिस्ट इज नोन एज गाइस कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। सो गाइस, लिस्ट 1 में जो आइटम्स आएंगे उस पे ताकत दी हुई है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आइटम्स ऑन आइटम्स इन लिस्ट 1, law can be made by सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो है, यहाँ पर पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज लेके आएगी। अच्छा, तो ये लिस्ट इज जस्ट लाइक responsibilities divided between the parents. You have seen at your home also, your father is doing some work of the house
and your mother is doing some work of the house. So for example, अर्निंग का काम, पैसे कमाने का काम फादर को दिया गया है ज्यादातर. आजकल मम्मीज भी कमा रही हैं, सो नाइस, वेरी गुड. लेकिन ज्यादातर मेंस को काम दिया गया है. वुमेन्स को बच्चों को संभालना भी है और घर को भी संभालना. उनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि पूरा होम मेकर का काम वाइफ का हो गया. हाँ, अगर वाइफ अर्निंग कर रही है तो हो सकता है कि फादर का काम होम मेकर का हो, तो वो सब अलग अलग रोल्स घर में सब डिवाइड कर लेते हैं. लेकिन आजकल सब इक्वल है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. तो यूनियन गवर्नमेंट को लिस्ट 1 में जो आइटम्स आते हैं उन्हीं पे कानून लगाने की पावर है या कानून लाने की पावर. हाँ जी, लिस्ट 2 में कौन सी गवर्नमेंट लॉ लेके आएगी लिस्ट 2 के आइटम्स पर? State State government. government. Very good. On items in list 2, items on list 2, law can be made by state government / state legislature. तो स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट के पास लिस्ट 2 में जो आइटम्स आते हैं उस पे कानून लगाने की पावर है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सारी बातें पहले से डिसाइड कर रखी सो दैट कोई झगड़ा ना हो. और कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम्स हैं गाइस, उस पे लॉ कौन लेके आएगा? बट आइटम्स ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, हु विल ब्रिंग लॉ ऑन दैट? Both center and state, just like at home, some work is done by your dad, some work is done by your mom, but some work is done by both. कुछ काम जैसे बच्चे को स्कूल की तैयारी करनी है, when a child is going to the school, तो वहां पर पेरेंट दोनों लगते हैं. कोई ड्रेस पहना रहा है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई बच्चे को छोड़ के आ रहा है. वहां पर दोनों काम होते हैं. ऐसे ही होता है स्कूल के अंदर. जब आप जाते थे या मम्मी तैयार करती थी पापा, या दोनों मिलकर तैयार करते थे ज्यादातर लोगों को? हाँ जी, दोनों. हाँ, दोनों ही करते थे. हाँ, अगर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मम्मी तैयार करके भेज देती थी, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि दोनों ही तैयार करते हैं. तो लिखिए जरा गाइस, ऑन आइटम्स इन लिस्ट 3, law can be made by both central and state government. Law can be made by both central and state government. That is, you know guys, parliament plus state legislature. Parliament and state legislature. So items which are there in the union list, law can be made by the central government or parliament. Items which are there in the state list, law can be made by the state government. And my dear friends, items which are there in the list 3, law can be made both by central and the state government, parliament as well as state legislature. जी, तो यानी कि अब दोबारा से रिकैप करें. Have you copied this? Yes. Now दोबारा से तीनों को लिंक करिए. सबसे पहले आर्टिकल 265 कहता है टैक्स लगाना है तो जाके परमिशन लेके आओ कानून की. कानून की परमिशन स्टेट गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. कानून बनाने की परमिशन ये गवर्नमेंट में लिखा है, लॉ में लिखा है. और लेकिन उसके लिए उनके पास पावर होनी चाहिए, उनके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए. तो गवर्नमेंट के पास भी पावर होनी चाहिए, और वो पावर शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट के अंतर्गत दी गई है. यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार लेके आएगी, मोदी सरकार लेके आएगी, पार्लियामेंट लॉ लेके आएगी. स्टेट लिस्ट पे जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, उद्धव ठाकरे, खट्टर साहब, योगी जी, केजरीवाल साहब, वो लॉ लेके आएंगे. और कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम्स हैं उस पे दोनों सरकारें लॉ लेके आएंगी. अच्छा, उससे पहले मैं स्टार्ट करूं यूनियन लिस्ट में क्या आइटम्स हैं, स्टेट लिस्ट में क्या आइटम्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आइटम्स हैं, इसको मैं अगर स्टार्ट करूं उससे पहले
मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, यहाँ पर एक वर्ड आया टैक्स, यहाँ पर एक प्यारा सा स्वीट सा 3 लेटर वर्ड आया टैक्स। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स? अब हमें ये तो पता लग गया टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, लेकिन व्हाट इज टैक्स? क्वेश्चन मेरा ये है। हाँ जी बताइए, व्हाट इज टैक्स? ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई साथ में कुछ ऐड करना चाहता है इसके? Sir, revenue for the government. इट इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, पॉकेट मनी। जैसे आप लोगों को मिलती है पॉकेट मनी, नहीं मिलती है? Yes, sir. कितनी क्या रेट क्या चल रहा है पॉकेट मनी का? सर ये मत पूछो सर, ये नहीं पूछे, हाय ये हाय बताने वाली नहीं होती चीज है। ये बातें लेकिन जितना भी पॉकेट मनी मिले कम ही लगती है ना। मुझे खुद याद है जब व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज बड़ा झगड़ा करते थे, दे दो दे दो दे दो, देते ही नहीं थे। एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्रीडम ना, आप लोग सही कह रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम जब ही आएगी जब आप प्रोफेशनल बनोगे, और वो जो पहली सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी ना, जितनी भी आए, लेकिन उसका अलग ही मजा है। मतलब लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं मिलती, वो सब बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हारा। जितने भी लोग ये कहते हैं ना पैसे से खुशी नहीं मिलती, पैसा मैल है, वो सब लूजर्स होते हैं लाइफ के, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि भाई पैसे से खुशी क्यों नहीं मिलती? पैसे से गाड़ी खरीद पाओगे, पैसे से बंगला खरीद पाओगे, पैसे से इलाज करवा पाओगे, पैसे से घूम पाओगे, खाना खा पाओगे, कपड़े अच्छे ला पाओगे, खुशी क्यों नहीं मिलेगी भाई? हाँ, एक्स्ट्रा पैसे से खुशी नहीं मिलती। ये कहना कि पैसे से खुशी नहीं मिलती बेवकूफ वाली बात है। एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, अगर आपके पास 50 करोड़ पड़े हैं और उसके बाद कह रहे हो 10 करोड़ और आ जाए तो खुश हो जाऊंगा, वो गलत है। लेकिन जब तुम्हारे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कपड़े नहीं है, हाउ कैन यू बी हैप्पी? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी इज द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। जब मनी आ जाएगा उसके बाद बात करना कि हैप्पीनेस आती नहीं, उनके पास होता ही नहीं है ना, तो वो लोग अंगूर खट्टे हैं। तो हैप्पीनेस यस इज बिकॉज ऑफ मनी ऑल्सो। तो बताइए जरा, इट इज अ सोर्स ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट। तो अगर मैं इसको सरल शब्दों में डिफाइन करूं, टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज levied by the government under any law. Tax is a compulsory charge levied by the government under any law. Guys, first word is compulsory. So taxes are optional or mandatory? Mandatory. सरकार ने कहा आपको टैक्स देना है, अरे यार अभी मन नहीं है, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, दूसरे से ले ले। ऐसा नहीं कर सकते भाई, पिटोगे। सरकार के जो तंत्र है आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपको देना पड़ेगा। आप खाना खाओ ना खाओ, लेकिन कंपल्सरी है, तो इट्स मैंडेटरी। यस इट इज मैंडेटरी। चार्ज, सर खाना खाने में भी टैक्स देना पड़ता है हमें। हाँ मतलब खाना घर में आपके पास हो ना हो, मतलब ये मेरा मतलब ये है खाना खाने में भी देना पड़ता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। चार्ज का मतलब ये है कि ये मॉनेटरी चार्ज है, नॉन मॉनेटरी चार्ज है। मतलब मॉनेटरी। टैक्सेस, मॉनेटरी सर। हाँ टैक्सेस का भुगतान। आप ये कह सकते हैं जैसे मैं आई एम अ टीचर, तो मैं ऐसा करूंगा टैक्स की जगह ना 50 गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा देता हूँ, मेरा टैक्स हो गया। या मैं एसी बनाता हूँ, मैं 2-4 एसी अनाथालय को दे दूंगा, मेरा टैक्स हो गया। या मैं किसान हूँ, या मैं कुछ भी गाड़ियां बनाता हूँ, 15-20 गाड़ियां मैं फ्री में दे दूंगा गवर्नमेंट को। भाई पहले चलता था नॉन मॉनेटरी टैक्स, पहले चलता था लगान। अगर आपको याद हो, आमिर खान की मूवी भी आई थी एक, तो जो लगान होता था, लगान में किसान फसल का हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दे देता था। या जो कुम्हार है, कुम्हार उससे भी पहले जाएं, ब्रिटिश सरकार से पहले राजा रजवाड़े होते थे। तो राजा रजवाड़ों में जो राजा का भवन होता था, कोई डांसर है तो वो राजा के भवन में हर वीक में एक बार जाके डांस परफॉर्मेंस दियाता था, उसका टैक्स हो गया। तो कोई ज्वेलर है, ज्वेलर समझते हैं, वो
ज्वेलर तो ज्वेलर के जो है वो रानी के लिए आभूषण भेज देता था, तो टैक्स हो गया। तो पहले टैक्सेस नॉन मॉनेटरी थे क्योंकि करेंसी नहीं थी। फिर हल्के हल्के सिक्के आने स्टार्ट हुए मेटल के। कुछ सिक्के तो शायद आपके पास भी पड़े होंगे पुराने जमाने के। मेरे पास बहुत सारे पड़े, मेरे दादाजी ने मुझे वो बहुत सारे सिक्के दिए थे। हैं सिक्के हैं पुराने जमाने के कुछ आपके पास? हाँ, वो कलेक्शन के टाइम हम बचपन में स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, ये सब काम करते हैं ना, तो सिक्के आने स्टार्ट हुए। सिक्के के बाद फिर करेंसीज आई। तो इसलिए अब टैक्सेस का जो चार्ज है बेटा, ये मॉनेटरी चार्ज है। इट इज अ मॉनेटरी चार्ज। ये नहीं है कि मैं नाच के दिखा दूंगी, मैं मुझे नाचना आता है, मैं गा के दिखा दूंगा, मुझे गाना आता है। गवर्नमेंट कहते गा के पैसा कमाएगा ना, उसमें से दे दियो, हमारे लिए मत गा। हम किस किस से गवाएंगे? हिंदुस्तान में लाखों सिंगर है, लाखों डांसर है, कहाँ का परफॉर्मेंस करवाते फिरेंगे? आप कमा लो, कमाने के बाद आपका मनी मिलेगा आपको आपकी सर्विस के हिसाब से, उस मनी का हिस्सा हमें दे देना। तो टैक्सेस मैंडेटरी है, टैक्सेस मॉनेटरी है, लेवीड बाय द गवर्नमेंट। अब हमें समझ आ गया, गवर्नमेंट हमें समझ आ चुका है, क्योंकि जो लॉ लेके आएगी या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो जो गवर्नमेंट होगी वो लेके आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के माध्यम से, मेरे बच्चों स्टेट गवर्नमेंट, और पावर होनी चाहिए उनके पास। और वो पावर कहाँ डिफाइंड है? किस मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लाएगी, किन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ लाएगी, वो पावर कहाँ डिफाइंड है? शेड्यूल 7। 7 भूलना नहीं है, ये शेड्यूल 7 ही रास्ते का रोड़ा बना जीएसटी आने के बीच में। है सर, क्या कह रहे हो? हाँ, ये जीएसटी के आने लेट होने के पीछे, या जीएसटी पता 2002-3 से सोच लिया था गवर्नमेंट को लाना है, 2017 में जाके आया। 15 साल की जद्दोजहद, 15 साल की मुशक्कत, 15 साल की मेहनत, 15 साल का परिश्रम के बाद आया। और ये शेड्यूल 7 ही रास्ते का रोड़ा बना था। इसको हटाना था। जैसे कोई कोई बंदा हमारे काम के बीच में आ रहा है तो हम उसको हटाना पड़ता है ना रास्ते से, है मतलब जिंदगी से नहीं हटाना, उसको रास्ते से हटाना पड़ता है ना। तो बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा। सो लेविड बाय द गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अंडर एनी लॉ, कानून। तो मुझे आपसे ये पूछना है, ये प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है? मुझे ये पूछना है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉ? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉ? लॉ का प्रोसीजर क्या है? ये तो अब क्लियर है। टैक्सेस ऑप्शनल, मैंडेटरी, मैंडेटरी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी मॉनेटरी। केंद्रीय राज्य सरकार, केंद्रीय या राज्य या दोनों? दोनों, अंडर एनी कानून। और वो कानून का प्रोसीजर क्या है, मुझे ये पता, आप ये बताइए। तो अब बहुत बातें हमारी क्लियर हो गई, दोबारा से आ जाओ। टैक्सेस लगाने के लिए सबसे पहले लिखा है परमिशन चाहिए लॉ की। परमिशन है पार्लियामेंट के पास, परमिशन है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास। परमिशन की बातें कहाँ लिखी हुई हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। चौथी बात हमने ये पढ़ी, टैक्सेस कंपलसरी है, सरकार लगाएगी, ताकत होनी चाहिए, लेकिन प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है? आइए जरा, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉ? हाउ टू मेक लॉ? चलो, हाउ टू मेक लॉ, या ऑब्लिक गाइस, प्रोसीजर टू मेक लॉ। इसका आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग प्रोसीजर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग प्रोसीजर अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, अच्छा लॉ किन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट लाएगी वो लिस्ट में लिखे हुए होंगे, किन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी वो लिस्ट में लिखे हुए होंगे। तो अब ये भी पता लग गया गवर्नमेंट को हमारे पास पावर है, तो वो प्रोसेस को एक्टिवेट कैसे करेंगे? बताइए दोस्तों। चलो, केंद्र सरकार को लॉ लाना है या स्टेट गवर्नमेंट को लॉ लाना है, परमिशन चेक कर ली, लिस्ट में दिया हुआ आइटम। अब क्या करेगा? सबसे पहला काम क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? बताइए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करा जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे आए हैं इस बार तो, क्या बात है। सबसे पहला काम आएगा गाइस, बिल बनाया जाएगा, बिल प्रिपेयर करा जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बिल प्रिपेयर करेगी।
हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। बिल प्रिपेयर, व्हाट इज अ बिल? बिल इज अ ड्राफ्ट प्रपोजल्स, ड्राफ्ट प्रपोजल्स, कि ये कानून किस पे लगाना है, ये टैक्स किस पे लगाना है, वगैरह वगैरह, ये सारा ड्राफ्ट प्रपोजल्स है बच्चों। ठीक है, अब बिल को क्या करेंगे? दोबारा बोलो। Yes, first it will be presented to the Lok Sabha. First it will be presented to the Lok Sabha. यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, और फिर इस पे वोटिंग होगी। प्रेजेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे, वोटिंग होगी। फिर यहाँ पर झगड़े बहुत होते हैं, देखा होगा आपने ना, क्योंकि ऑपोजिशन वाले कहते हैं नया ना बिल पसंद नहीं आया, गवर्नमेंट ने जो बिल बनाया है उन्होंने मेरे मुताबिक बनाया होगा, तो फिर डिस्कशन चलती है, वोटिंग भी होता है। फिर यहाँ से लोकसभा के बाद वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा। वेरी गुड, राज्यसभा जाएगा। फिर वहां पर भी प्रेजेंट करेंगे बिल को, डिस्कशन होगी, और फिर अल्टीमेटली वोटिंग होगी। वैसे दो सभाएं, इसमें भी एमपी होते हैं, इसमें भी एमपी होते हैं। जैसे आजकल बीजेपी की मेजोरिटी है लोकसभा में, तो उनको दूसरे एमपीज का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता, दूसरे पार्टी का, क्योंकि उनकी अपनी मेजोरिटी है। राज्यसभा में भी लगभग मेजोरिटी के पास ही हैं वो लोग, 90 के आसपास सीटें आ रही थी, मैं देख रहा था 94 के आसपास। लोकसभा की तो मुझे पता है 542 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की तो 300 प्लस है, अपनी बात ही खत्म हो गई। और राज्यसभा की आई एम नॉट अवेयर की एग्जैक्ट उतनी सीटें हैं, लेकिन बीजेपी इसमें मेजोरिटी के पास है। तो जब अपनी मेजोरिटी होती है, किसी के बाप से आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्क ये होता है, सीधी बात है, मेरे पास अपना अपना जब चीजें होंगी तो मुझे किसी का सपोर्ट क्यों चाहिए? ठीक है ना। अच्छा, अब लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट हो गया, बस फर्क क्या है, राज्यसभा के एमपी कैसे बनते हैं और लोकसभा के एमपी कैसे बनते हैं, ये भी बता दो। हाउ, अगर मुझे एमपी बनना हो लोकसभा का तो कैसे बनेंगे? बताओ जी, लोकसभा के एमपी। अरे इलेक्शंस होते हैं यार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं ना, पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, उसमें हर 5 साल बाद होते हैं। 2014 में इलेक्शन हुआ था, मोदी जी आए थे, 2019 में हुआ, अब 2024 में होगा, और 2014 से पहले 2009 में हुआ था, वो मनमोहन सिंह आए थे। फिर 2004 में हुआ था, मनमोहन सिंह आए थे। 1999 से लेकर 2004 तक वो आपके वाजपेयी साहब चले थे। तो 1999 से 2004 वाजपेयी साहब, 2004 से 2009 यूपीए 1 मनमोहन सिंह का पहला टर्म, 2009 से 2014 मनमोहन सिंह का दूसरा टर्म, 2014 से 2019 आपका मोदी जी का पहला टर्म, 2019 से 2024 मोदी जी का सेकंड टर्म। ये ऐसे चलता है। राज्यसभा के एमपीस ये बताना कैसे आते हैं? लोकसभा के एमपीस के तो इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद। बताओ, सोच के बताओ कि राज्यसभा के एमपीस कैसे आते हैं। नहीं आइडिया नहीं है तो नो बोलो, बोलो सर नो आइडिया। राज्यसभा के एमपीस बेटा, जो स्टेट के एमएलए होते हैं ना, स्टेट के एमएलए, अच्छा वो चूज करते हैं। यस, वो चूज करते हैं। इनके तो लोकसभा के जो एमपीस होते हैं, इसके तो इलेक्शंस होते हैं हर साल, पब्लिक वोटिंग करती है, पब्लिक वोट करती है इनके लिए तो, एमपी को। लेकिन जो हम स्टेट के इलेक्शंस होते हैं ना, एमएलए के, एमएलए चुनते हैं इनको, और सीक्रेट वोटिंग होती है, उसके अंदर उन्हें चुन के आते हैं। तो हमारे नुमाइंदे चुनते हैं राज्यसभा के एमपी, और यहाँ से राज्यसभा से जीतने के बाद कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस पे अपना साइन कर दे, अपनी अप्रूवल दे दे, तो बिल क्या बन जाता है? बिल क्या बन जाता है? एक्ट। हाँ, और एक्ट बनते ही एक्शन, एक्ट का मतलब है एक्शन, एक्शन ले लो। अब एक्टिवेट हो गया। अच्छा, एक्ट का मतलब है एक्टिवेट, एक्टिवेटेड हो गया वो। अच्छा, और ये कहाँ लागू हो जाएगा? एप्लीकेबल टू
वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया तुम लोगों ने। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये था जी आपका केंद्र सरकार का कानून मेकिंग प्रोसेस। तो कोई टैक्स लाना है तो उसके पीछे भी बिल आएगा, बिल के बाद लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट साइन करेंगे, प्रेसिडेंट महोदय साइन कर देंगे तो बिल बन जाएगा एक्ट। अब स्टेट गवर्नमेंट का प्रोसेस बताओ। हाँ, अब बताओ स्टेट गवर्नमेंट को अगर लॉ लाना तो क्या करें? बताओ बताओ, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ लाना है तो क्या करें? बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी बिल प्रिपेयर होगा। यस, यहाँ पर भी बिल प्रिपेयर होगा और वो भी ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट प्रपोजल्स। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाएगा, विधानसभा में, और वहां से जीतने के बाद कहां जाएगा ये बताओ। यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। हाँ, क्या बात है, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी और गवर्नर साहब के पास जाएगा और गवर्नर साहब उस पे अपना साइन कर दें तो बन जाएगा, बिल बिकम्स एक्ट, एक्टिवेट हो गया। और ये कहाँ लागू हो जाएगा? स्टेट। होल ऑफ द स्टेट। हाँ, ये देखो, पावर है गवर्नमेंट के पास, होल में लगा दें या पार्ट ऑफ इंडिया में लगा दें, उनकी मर्जी है। भाई मेरी मर्जी है, मेरा पूरा घर है, मेरे घर में 10 कमरे हैं, मैं 4 में रहूं, 5 में रहूं, 2 को बंद कर दूं, मेरी मर्जी है। तो ऐसे ही होल ऑफ स्टेट में या पार्ट ऑफ द स्टेट में कर सकते हैं। अच्छा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का कानून है वो जैसे दिल्ली स्टेट है ना? दिल्ली से कौन कौन है? दिल्ली, अच्छा मैं बकरी, कौन सी बकरी दिल्ली से है? राधिका। राधिका बकरी दिल्ली से। और बच्चों दिल्ली से कौन कौन है? कामाक्षी। कामाक्षी। और बाकी क्लासरूम में जो बैठे हैं आप भी दिल्ली से ही हैं, दिल्ली के क्लासरूम में बैठे हैं फिर। हाँ, तो दिल्ली में करोल बाग पे लगा दें, दिल्ली में चाणक्यपुरी में लगा दें लॉ, दिल्ली के जी के ग्रेटर क्लास में लगा दें, राजीव चौक एरिया में लगा दें, वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है। ऐसे इंडिया के खाली नॉर्थ इंडिया में लगा दें कानून या साउथ इंडिया में लगा दें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है। तो इसलिए मैंने लिखवाया है एप्लीकेबल टू होल और पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कानून बनाने का प्रक्रिया है। अरे कानून ये बनाती है तो फिर जुडिशरी क्या करती है? ये तो लेजिस्लेचर हो गया ना, लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, इनका क्या काम है? लॉ तो ये बनाते हैं। दोबारा बोलो। हाँ, जुडिशरी एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, जुडिशरी लॉ का पालन करवाती है। लॉ का पालन नहीं हो रहा है या लॉ कानून के हिसाब से नहीं बना है तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। तो कोई भी कानून का जो पालन का काम है वो जुडिशरी का है, कि जो लॉ तोड़ेगा उसको पनिश करेंगे, जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे फॉलो करवाएंगे। तो जो लॉ बनाया गया है वो तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन लॉ को अच्छा, पुलिस का क्या काम है फिर? पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस का काम है ये देखना है कि कौन लॉ तोड़ रहा है, सजा सुनाएगा जुडिशरी। तो ये हमारे देश के अंदर ना सारे सिस्टम्स को बनाया गया है सो दैट सिस्टमैटिकली देश चले। हाँ, प्रॉब्लम्स तो हर देश में है, हमारे देश में भी है, ऐसा तो नहीं है। चलिए, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। चलो अब आ जाओ, दोबारा से एक बार रिपीट कर दे फटाफट। टैक्सेस लगाने के लिए कानून की परमिशन चाहिए, कानून केंद्र सरकार राज्य सरकार 246 में लेके आते हैं और उसके लिए पावर होनी चाहिए, और पावर को यूज करने के लिए बिल लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट बिल लाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर में रखना पड़ेगा, गवर्नर साहब के पास भेजना पड़ेगा, बिल बन जाएगा एक्ट।
केंद्र सरकार का कानून पूरे इंडिया में या किसी पार्ट ऑफ इंडिया में लग सकता है, राज्य सरकार का कानून स्टेट में या पार्ट ऑफ द स्टेट में लग सकता है। आइए जरा अब मैं आपको बता रहा हूं हाइलाइट्स, लिखिए जरा बच्चों, हाइलाइट्स ऑफ लिस्ट्स बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने से पहले की जो लिस्ट थी, क्योंकि जीएसटी आने के बाद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में बहुत मेजर बदलाव आए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जीएसटी आने से पहले जो लिस्ट थी उनकी एक हाईलाइट दे रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, आइए जरा, हाइलाइट्स ऑफ द लिस्ट्स बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी। तो जीएसटी आने से पहले मैंने कहा ना आपको कि ये जो शेड्यूल 7 है ये रास्ते का रोड़ा बन रहा था जीएसटी आने से पहले। तो क्यों रास्ते में वो रोड ब्लॉक बन रहा था, क्यों उसको हटाना पड़ा, क्या चेंजेस लानी पड़ी, थोड़ा सा समझते हैं। आइए जरा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूनियन लिस्ट। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूनियन लिस्ट। आइए जरा, यहां पर लिखिए बेटा एंट्री नंबर, और यहां पर लिखिए प्री जीएसटी, पोस्ट जीएसटी। यहां पर लिखिए एंट्री नंबर, प्री जीएसटी, पोस्ट जीएसटी। पोस्ट जीएसटी वाली बात तो बाद में बताऊंगा, अभी मैं लिखवा रहा हूं एंट्री नंबर। सबसे पहले एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 83, ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। यानी कि एंट्री नंबर 83 के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार के पास कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर है। एंट्री नंबर 83 के माध्यम से ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो बेसिकली इसमें कौन सा टैक्स लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो कोई आपसे पूछे तो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन लगाता है, आप बोलोगे जी केंद्र सरकार। और कौन सी एंट्री के थ्रू? आप क्या बोलोगे? 83। ये बात करवा रहा हूं प्री जीएसटी। जीएसटी आने के बाद इसमें क्या बदलाव आया वो बात की बात। ये क्लियर है? एक बार ओके रिपोर्ट दो मुझे। यस सर। चलो, पहली बात। दूसरा बात है एंट्री नंबर, एंट्री तो ऊपर लिखा ही है तो मैं दोबारा से एंट्री नहीं लिखता। एंट्री नंबर 84, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, उत्पादन करने पर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? जब गुड्स को बाहर से इंडिया में लेके आओ वो होता है इंपोर्ट, इंडिया से बाहर ले जाओ वो होता है एक्सपोर्ट। एक्साइज ड्यूटीज लगाई जा रही है 84 एंट्री के थ्रू। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, हाँ जी, ए एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नारकोटिक्स एंड इंडियन हेम्प। इंक्लूडिंग ये लिख लीजिए, एक सेकेंड, यहां पर लिखिए, हाँ जी, और यहां पर लिखिए एक्सेप्ट
if A and B are included except if A and B are included in cosmetics, toiletries and medicines. लिखो जी। तो एंट्री नंबर 83 ने तो साफ बोला इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी है गुड्स पर, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून लाएगी, और उस पर कानून आया हुआ था कस्टम्स एक्ट का, जो हमारे सिलेबस में भी है। एंट्री नंबर 84, एंट्री नंबर 84 एक्साइज की बात करता है। एक्साइज लगाया जाएगा उत्पादन पर, लेकिन दो चीजों पे एक्साइज नहीं लगाया जाएगा। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक है सबसे पहली एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये तो हमारे यो हनी सिंह के गानों में भी 24 घंटे यही आता है। आजकल के 80% जो गाने होते हैं उसमें यही होता है, अपनी पीऊं किसी के बाप की नहीं, मैं हूं एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का क्या मतलब है? वाइन, विस्की, वोडका, रम, बियर। मुंह में पानी तो नहीं आ गया? हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। और नारकोटिक्स एंड इंडियन हेम्प। नारकोटिक्स होते हैं वो ड्रग्स, वो आर्यन खान को पकड़ा गया था ना, बाद में फिर छोड़ भी दिया गया, क्लीन चिट भी मिल गई। तो यही का अभी वो किसका भाई पकड़ा गया है? श्रद्धा कपूर का। श्रद्धा कपूर का, ही वाज कंज्यूमिंग सम ड्रग्स एंड ऑल, फिर उसको अभी बेल पे छोड़ा गया है। तो नारकोटिक्स और इंडियन हेम्प में क्या होता है? ये सब आपका ड्रग्स का चीजें होती हैं। तो ड्रग्स के अंदर भांग, इंडियन हेम्प को हम कहते हैं भांग, इंडियन हेम्प भांग होती है। बाकी नारकोटिक्स में आपकी ड्रग्स होती है। लेकिन सर ये उत्पादन करने पे भी ड्यूटी है इनके, लेकिन यस एक्सेप्ट कर दिया, दो चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकती। दो चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकती। नो एक्साइज ऑफ द सेंटर, लिख लो यहाँ पर, नो एक्साइज ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो एक्साइज ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखा, इन दोनों चीजों के उत्पादन पे केंद्र सरकार ड्यूटी नहीं लगा सकती। इसके अलावा एसी बनाए, टीवी बनाए, फ्रिज बनाए, वॉशिंग मशीन बनाए, लैपटॉप बनाए, एरोप्लेन बनाए, लाइट बनाए, बल्ब बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाएगी। टेबल बनाए, चेयर बनाए, घड़ी बनाए, लेकिन दो चीजों के उत्पादन पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज नहीं है। लेकिन अगर ए एंड बी आइटम्स, एल्कोहल या ड्रग्स, अगर कॉस्मेटिक्स में है, कॉस्मेटिक्स में है, टॉयलेटरीज में है, मेडिसिन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे एक्साइज लगा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी एक्साइज। ये क्या मतलब हुआ? अरे बेटा, आपका जो आजकल सैनिटाइजर बनता है, उस सैनिटाइजर के अंदर एल्कोहल का थोड़ा कंटेंट होता है। आपका जो डिओड्रेंट होता है उसमें भी थोड़ा सा एल्कोहल का कंटेंट होता है। आपकी जो मेडिसिन होती हैं जैसे कफ सिरप इत्यादि, उस पे भी थोड़ा एल्कोहल का कंटेंट होता है। अगर आपको कभी रिसेंटली कफ हुआ हो तो आपने नोटिस किया होगा, एक लाल सा पीला सा आपको सिरप पीने को मिला होगा, और सिरप को पीने के बाद आपको थोड़ी सी नींद आने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा एल्कोहल कंटेंट होता है। तो नशे में झूम बराबर झूम, तो वो नशा होता है। कई लोग ऐसे भी काम करते हैं कि जो अल्कोहल को क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 2-3 कप सिरप भी पी जाए। इनफैक्ट ये कप सिरप बैन भी हो गया था, आज से 5-10 साल पहले की बात है। कॉरेक्स के, शायद टॉरेक्स या कॉरेक्स के नाम से था। तो इनडायरेक्टली मेडिसिन के नाम पे अल्कोहल बिक रहा है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है? अगर एक्साइज ड्यूटी लगानी है तो केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा, केंद्र सरकार लगाएगी। दो चीजों पे एक्साइज नहीं लगाएगी, दारू पर और ड्रग्स पर। डीडी, दारू और ड्रग्स। लेकिन दारू और ड्रग्स अगर कॉस्मेटिक्स में है, टॉयलेटरीज में है, मेडिसिन में है, जैसे डिओड्रेंट्स हो गया, जैसे आपके सैनिटाइजर हो गया, जैसे आपके कफ सिरप्स हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगा सकती है। बोलो, मोटी मोटी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. चलो,
तीसरी बात एंट्री नंबर 92 लिखो जी। एंट्री नंबर 92 ये है मेरे बच्चों, टैक्स ऑन सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग advertisement therein. टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑन न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर खरीद फरोख्त पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, और जो उसमें एड्स आते हैं उस पर भी टैक्स कलेक्ट कर सकती है कि आपने ऐड दिया है, आपने कितने पैसे दिए, 5 लाख का दिया, इस पे टैक्स लगेगा 10,000 का, तो आपको 5,10,000 देने पड़ेंगे न्यूज़पेपर वाले को ऐड के लिए, और न्यूज़पेपर वाले क्या करेंगे, 10,000 रुपए हमें जमा करवा देंगे गवर्नमेंट को। तो हिंदुस्तान में न्यूज़पेपर के बिक्री पर और एडवर्टीजमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है 92 एंट्री के थ्रू। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों, एंट्री नंबर 92A, टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स पर केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है। इंट्रास्टेट सेल बोले तो क्या होगा, मतलब स्टेट के अंदर ही। सेम स्टेट के अंदर। वेरी गुड। इंटर स्टेट, सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड यू, नॉट इंट्रा, इंटर, द वर्ड इज इंटर, नॉट इंट्रा। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट का मतलब होता है वन स्टेट टू अनदर, जैसे यूपी टू बिहार। तो यूपी टू बिहार अगर गुड्स बेचे जा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। इंट्रा की बात करेंगे बाद में, अभी इंटर की बात करते हैं। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्टेट कंपटीशन, है ना। आ जाइए, उसके बाद आइए एंट्री नंबर 92C, टैक्स ऑन सर्विसेज। तो सर्विसेज पे भी टैक्स लगाने की पावर केंद्र सरकार के पास है। सर्विसेज जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, इंटीरियर डेकोरेटर्स है ना सर, और आपका आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं उस पर टैक्स लगाने की पावर किसको दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यस, आ जाइए, तो दोबारा से रिपीट कर दीजिए। कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर किसको दी हुई है, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इस कस्टम ड्यूटी में इंपोर्ट ड्यूटी आएगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगी, दोनों ड्यूटी आएंगी, दोनों ड्यूटीज आएंगी। एक्साइज लगाने की पावर किसको दी है, सेंटर को। और उसमें दारू और ड्रग्स, वो पावर नहीं है, किसको दी गई है भी पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन दारू और ड्रग्स अगर मेडिसिन में है, टॉयलेटरीज में, कॉस्मेटिक्स में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगा सकती है। यस। हाँ, और अगर खरीद फरोख्त न्यूज़पेपर का हो रहा है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। यस सर। और अगर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, वन स्टेट टू अनदर, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। यस और सर। सर्विस पे टैक्स लगाना हो तो सेंटर। आइए, बिल्कुल सही। आइए जरा अब देख लें स्टेट लिस्ट के कुछ मेजर आइटम्स। स्टेट लिस्ट के कुछ मेजर आइटम्स, स्टेट लिस्ट के मेजर आइटम लिखो भैया। एंट्री नंबर 49। अच्छा, यहां पर भी ऐसे लिखना, प्री जीएसटी, पोस्ट जीएसटी। पोस्ट जीएसटी बाद में भरेंगे। एंट्री नंबर 49 ऊपर एंट्री लिख दो। एंट्री टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दी हुई है। याद करो, जैसे हाउस टैक्स लगाया जाता है ना लैंड और बिल्डिंग्स पर, यस, वो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ बनाने की पावर है। वो लगाती म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, लेकिन लॉ कौन लेके आएगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट हाउस टैक्स लगाना है, लैंड पे टैक्स लगाना है, लैंड रेवेन्यू जिसको कहते हैं, लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू एंड हाउस टैक्सेस आर लेविड बाय द स्टेट
गवर्नमेंट, या उस पर कानून बनाने की पावर स्टेट को। हाँ, हाउस टैक्स लगाया जाता है या हाउस टैक्स की इकट्ठा करने की पावर लोकल अथॉरिटी के पास होती है। हमारे हिंदुस्तान में 3 सरकारें हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमारे देश में ना 3 सरकारें हैं। हमारे देश में there are 3 governments. One is 3 governments. One is central government, other is the state government, other is the local government. लेकिन लॉ मेकिंग की पावर इनके पास ही है, लॉ मेकिंग पावर इनके पास है। तो अगर लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लगाना हो, जैसे हाउस टैक्स लगाना है, तो पावर सेंटर और स्टेट से लेनी पड़ेगी। अच्छा, आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, अगर आपका जाने का मन है तो आपको उनकी गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा। तो लोकल गवर्नमेंट के पास नो लॉ मेकिंग पावर, नो लॉ मेकिंग पावर। वो तो हमने पढ़ी लिया आर्टिकल 246, लॉ कैन बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और लॉ कैन बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग पावर नहीं है, तो वो लॉ इनसे बनवाना पड़ेगा और फिर पालन करना पड़ेगा। तो लोकल गवर्नमेंट को अगर कोई लॉ लाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ लाएगी, बाद में उसका पालन और उसका टैक्स इकट्ठा कर लेगी। जैसे हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स लोकल गवर्नमेंट लगाती है, हाउस टैक्स इज लेविड बाय द लोकल गवर्नमेंट, है ना। देन इट इज लाइक चलो तो लैंड और बिल्डिंग पे टैक्स लगाने की पावर किसको दी हुई है, जल्दी बोलो। लैंड और बिल्डिंग पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी हुई है। जब भी हाउस टैक्स लगाया जाता है, लैंड रेवेन्यूज लगाए जाते हैं बाय द स्टेट। चलिए, दूसरी एंट्री है मेरे बच्चों, एंट्री नंबर 51। एंट्री नंबर 51 ये है, एंट्री नंबर 51, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए एंड बी alcoholic liquor for human consumption or narcotics and Indian hemp। अच्छा, तो इस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटीज लग रही हैं। जब भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से इन दोनों आइटम को बाहर निकाल दिया गया था, इस पे कौन सी ड्यूटीज लग रही है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। एक सेकेंड बच्चों, लिखो स्टेट एक्साइज ड्यूटीज। स्टेट एक्साइज ड्यूटीज लग रही है। तो जब इन दोनों आइटम्स को बाहर निकाल दिया गया वहां से, एंट्री नंबर 84 से, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगाया जाता है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई, एसी टीवी फ्रिज बनाना है तो सेंट्रल एक्साइज लगेगा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बनानी है, नारकोटिक इंडियन हेम्प बनाना है, स्टेट एक्साइज लगेगा। लेकिन अगर ये दारू और ड्रग्स मेडिसिन में, टॉयलेटरीज में है, कॉस्मेटिक्स में है, तो कौन सी एक्साइज लगेगी, सेंट्रल एक्साइज। वेरी गुड। आइए जरा, उसके बाद आपकी आती है एंट्री नंबर 53। एंट्री नंबर 53, टैक्स ऑन कंजम्पशन, टैक्स ऑन सेल, टैक्स ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली की बिक्री, बिजली की खरीद, बिजली की कंजम्पशन पर टैक्स लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। आपने बिजली के बिल देखे होंगे, उस पर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगता है। आज नोट करना, जो बिजली का बिल होता है उस पर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लगा होता है, 200-250 रुपए का लगता है साल का। अगर 5-6 हजार का बिल आता है, परसेंटेज होती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस। फिर लिखिए एंट्री नंबर 54, टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स, इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स। इंट्रास्टेट का मतलब है गाइस सेम स्टेट, सेम स्टेट। तो यूपी टू यूपी, यूपी टू यूपी। अच्छा, इंटर स्टेट पे टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल। इंटर स्टेट पे सबकी आवाज आनी चाहिए, इंटर स्टेट पे टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंट्रा स्टेट पे कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको समझ आ रहा है ना कितना रायता फैला हुआ है। ये रायता कितना फैला हुआ है भाई, तेरा ये, मेरा ये, तेरा ये, मेरा ये, हिंदू तू मुस्लिम मैं, हिंदू तू मुस्लिम मैं, तो झगड़े तो होंगे ही। अब बड़ी अच्छी लाइन सुनी थी, पहले तो तुम हिंदू मुस्लिम कर दो और फिर बोलो सब भाई भाई हैं,
सब एक है, तो दो लोग एक कैसे हो सकते हैं? ये दो उंगलियां हैं, ये कितनी उंगलियां दिखाई दे रही हैं आपको? अच्छा, ये दो हाथ दिखाई दे रहे हैं, एक हाथ दिखाई दे रहा है? अभी बोलो ये बोलो मान लो एक है, तो जब पहले तुमने अलग अलग कर दिया तो ये कैसे? क्या धरती आसमान मिल सकते हैं? नहीं। खुद देख लो, तुम और तुम्हारा दोस्त कितना एक दूसरे को अच्छा लगता हो, लेकिन हैं तो अलग अलग। तो जैसे आपने एक पत्ती को, एक कागज को दो हिस्सों में फाड़ दिया, अब बोलो उसको मान लो एक है, तो मानेंगे ही नहीं, वो तो है ही अलग अलग। तो इसका खाली झगड़े का सॉल्यूशन ये है, सबको एक करने का। क्या हिंदू मुस्लिम बनाओ ही मत, इंसान बनाओ, जब भी झगड़ा सॉल्व होगा। नहीं तो ये झगड़ा चलता ही रहेगा, सदियों से चलता आ रहा है। गांधी जी नहीं रोक पाए, गौतम बुद्ध नहीं रोक पाए। बेचारे गौतम बुद्ध ने झगड़ा रोकने के लिए, वॉर्स रोकने के लिए कितना प्रयास किया। पूरी जिंदगी गौतम बुद्ध ने लगा दी अपनी कि लोग लड़ाई ना करें, लेकिन नहीं, अभी यूक्रेन में वॉर हो गई। तो ये तो जब तक डिवीजन रहेगा, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, अब बोल रहे हैं दोनों इकट्ठे जब एक हो जाए, जैसे आपको पता है ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो गई थी, आज से 20-25 साल पहले की बात है। पहले ईस्ट जर्मनी अलग थी, वेस्ट जर्मनी अलग थी, एक बीच में बर्लिन वॉल होती थी उनके, फिर दोनों बर्लिन वॉल हटा के दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। वो जब एक हुई, दो लोग कभी एक नहीं होते। तो हम बोले इंडिया पाकिस्तान में भाईचारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं। इसका सॉल्यूशन यही है, इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, फिर एक होंगे। ऐसे हिंदू मुस्लिम के झगड़े जिंदगी भर चलेंगे, जब तक है सांस, जब तक है सितारे, जब तक है चांद, चलेंगे। वो एक हो ही नहीं सकते, अलग अलग है। तो उसका तरीका यही है कि आप अलग करो ही मत, पहले इकट्ठे रखो। चलो जी, कभी कोई मेरी सुनेगा तो मैं अपनी प्रपोजल दूंगा, लेकिन मेरी कोई सुनेगा तो जब होगा ना। चलो। तो इंट्रा स्टेट सेल पर गाइस, सेम स्टेट सेल पर स्टेट गवर्नमेंट का हक है। उसके बाद एंट्री नंबर 55, एंट्री नंबर 55, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट अदर देन, लो जी, अदर देन न्यूज़पेपर्स। अच्छा, अगर आप न्यूज़पेपर के अलावा टीवी में ऐड दें, अगर आप रेडियो में ऐड दें, तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल ऑन टीवी, ऑन रेडियो। अखबार में ऐड देंगे तो टैक्स लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और टीवी और अखबार के अलावा टीवी रेडियो इंटरनेट पे अगर आप ऐड देते हैं तो उस पर टैक्स लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। चलो जी, जो भी है। फिर आपका एंट्री नंबर 62, एंट्री नंबर 62, एंट्री नंबर 62 है टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, लग्जरीज, बेटिंग और गैम्बलिंग। लिखो भाई, बेटिंग और गैम्बलिंग, टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट। तो आपको याद होगा जीएसटी आने से पहले मूवी हॉल में जाते थे तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। आप अपू घर में जाते थे, या आप ऐसे क्या कहते हैं वर्ल्ड्स ऑफ वंडर हो गया या जुरासिक पार्क हो गया, अम्यूजमेंट पार्क में जाते थे तो टैक्स लगता था स्टेट गवर्नमेंट का। लग्जरीज, कोई आपने लग्जरी गाड़ी, लग्जरी वॉच, है ना, या लग्जरी स्टे किया तो लग्जरी टैक्स लगता था। बैटिंग और गैम्बलिंग क्या रहा, तो बैटिंग और गैम्बलिंग टैक्स लगता था स्टेट गवर्नमेंट का। ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको बताई हैं प्री जीएसटी। अभी पोस्ट जीएसटी में क्या हुआ, बात की बात। अब थोड़ा सा मुझे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आंसर चाहिए। आपको बताना है प्री जीएसटी में अगर ये सब चीजें की जाए तो कौन सा टैक्स लगेगा। आपके सामने एंट्रीज मैंने लिखवा दी, स्टेट की लिखवा दी, सेंटर की लिखवा दी। इन एंट्रीज को यूज करके गिव मी द राइट आंसर। डिटरमिन who levies tax on below items.
और ये प्री जीएसटी की बात कर रहे हैं सारी, अभी जीएसटी पे तो हमने धावा बोला ही नहीं है। सबसे पहली बात, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बताइए जी, हु विल लेवी द टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ, सेंटर और स्टेट? Center. सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन सी एंट्री? 82 ऑफ 83 ऑफ यूनियन लिस्ट। बहुत बढ़िया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी 83 ऑफ यूनियन लिस्ट। वेरी गुड। दूसरी बात, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सोच के बताना, सर्विसेज का इंपोर्ट पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और किस एंट्री के थ्रू लगाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा जवाब, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, कौन सी लिस्ट के थ्रू, कौन सी एंट्री के थ्रू? 92C, 92C ऑफ यूनियन लिस्ट, 92C ऑफ यूनियन लिस्ट। वेरी गुड, क्या बात है, दिल खुश हो गया। सर्विसेज है ना, सर्विसेज। स्टेट गवर्नमेंट पे तो सर्विस टैक्स लगाने की पावर ही नहीं है। सर्विस चाहे दिल्ली में बिके, सर्विस चाहे इंपोर्ट हो, सर्विस जो भी हो, सर्विस पे तो टैक्स लगाने की पावर स्टेट के पास है ही नहीं कहीं भी। देख लो, चेक कर लो स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कोई पावर नहीं दी गई है स्टेट को सर्विस पे टैक्स लगाने की पावर। तो सर्विस सेम स्टेट की हो, सर्विस इंटर स्टेट की हो, सर्विस इंटरनेशनल हो, सारा सर्विस पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास थी? सेंटर के पास। तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात सोच समझ के आंसर देना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। State. क्या बात है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी एंट्री? कौन सी एंट्री? हाँ, 51 ऑफ यूनियन लिस्ट। वेरी गुड, 51 ऑफ द यूनियन लिस्ट। हाँ, मैं चेक कर रहा था कि आप लोग पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते मेरी बात। वेरी गुड, आपको मिलते हैं 100 में से 100 नंबर इसी बात पर। अच्छा, अब बताना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एल्कोहल। इंडस्ट्रियल एल्कोहल क्या होती है भाई? इंडस्ट्रियल क्या? हाँ, जैसे बॉयलर्स चलाने हैं बिजनेस में, हीटर चलाने हैं, फर्नेस चलाना है, तो उसके लिए भी अल्कोहल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में होता है। अगर अल्कोहल पीने वाली बनाई जाए, इंसानों के पीने वाली, उस पर स्टेट एक्साइज लगेगी, लेकिन इंसानों के अलावा अल्कोहल बनाई जाए, उस पर कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। Central. और एंट्री नंबर 83 नहीं, एंट्री 84 ऑफ यूनियन लिस्ट। वेरी गुड। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगाई। नेक्स्ट बताओ, सेम स्टेट सेल ऑफ गुड्स, सेम स्टेट सेल ऑफ गुड्स। State government. वाओ, वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट। और कौन सी एंट्री? 54. 54 ऑफ स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। Central. वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन सी एंट्री? एंट्री बताओ। 92A of the union list.
वेरी गुड. अल्कोहल, चलो, मेडिसिन कंटेनिंग अल्कोहल. सेंट्रल गवर्नमेंट. अल्कोहल, वेरी गुड गाइस. सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाएगी. वाइड एंट्री नंबर 84 ऑफ यूनियन लिस्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा गाइस, न्यूज़पेपर एड्स. सेंट्रल. सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन सी न्यूज़पेपर एड? सेंट्रल गवर्नमेंट. बिल्कुल सही, सेंट्रल गवर्नमेंट. और हमारी इस पे लगेगी एंट्री नंबर 92 ऑफ यूनियन लिस्ट. बहुत बढ़िया. अच्छा, टीवी एड्स. स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट. और कौन सी एंट्री? 55 ऑफ स्टेट लिस्ट. अच्छा, बिजली का सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. स्टेट गवर्नमेंट. बहुत बढ़िया. सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट गवर्नमेंट. एंट्री नंबर, बहुत बढ़िया, एंट्री नंबर 53. अब तो आपको क्लियर हो गई बात. ये बात हो. लो जी, कॉपी कर. तो ये हमारा ना हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव था जीएसटी आने से पहले कि भाई कुछ टैक्सेस, और आपने नोटिस किया मेजर टैक्सेस सेंटर के पास है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा सेंटर. उत्पादन में दारू और ड्रग्स छोड़ दो, सारा सेंटर. सर्विस टैक्स सारा सेंटर. और अभी तो मैंने ना इनकम टैक्स की बात नहीं करी, मैं खाली इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात बताई है. इनकम टैक्स भी सारा सेंटर. तो हमारे देश में ना सेंटर को स्ट्रांग रखा गया है, स्टेट्स को वीक रखा गया है. क्योंकि बच्चे स्ट्रांग हो जाए ना, वहां घर नहीं चलता. माँ बाप जहाँ स्ट्रांग होंगे वहां घर चलेगा, क्योंकि बच्चे तो अपनी मनमानी करेंगे. तो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स अगर स्ट्रांग हो जाएंगी तो देश टूट जाएगा. सेंटर को स्ट्रांग रखा गया है, क्यों? दैट सेंटर का पैसा होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टेट्स को. लेकिन स्टेट को अगर स्ट्रांग कर दिया तो दिक्कत ये आएगी, स्टेट मनमानी करने लग जाएगी. अब तो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंटर को दिया, सारा इंटर स्टेट गुड्स सेंटर को दिया, सारा सर्विसेज सेंटर को दिया, सारी एक्साइज सेंटर को दी. स्टेट को मोटा मोटा क्या मिला? वैट, सेम स्टेट का सेल. एक दूसरा स्टेट को क्या मिला? दारू और ड्रग्स की उत्पादन. हाँ जी. और स्टेट को क्या मिला? लग्जरी टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स, बेटिंग टैक्स, और ये सब मिला. चलिए चलिए. अच्छा, एक एंट्री नंबर रह गई मेरी बताना आपको. यहाँ पर आप लिख सकते थे एंट्री नंबर 52 बीच में, यहाँ पर आप इंसर्ट कर दीजिए, रह गई 2.5 बनाकर. एंट्री नंबर 52, एंट्री नंबर 52 लिखना बेटा. एंट्री ऑफ गुड्स इन लोकल एरिया. एंट्री ऑफ गुड्स इन लोकल एरिया, बस इसके थ्रू लगता था एंट्री टैक्स. ऑक्ट्राई, सुन लो जी, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्राई. एंट्री नंबर 52 में लिख दो एंट्री ऑफ गुड्स इन लोकल एरिया, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्राई. ये टैक्स क्यों लगता था? जैसे यूपी से गुड दिल्ली आए, दिल्ली में गुड्स घुसे, चुंगी टैक्स, इसको हम हिंदी में बोलते थे चुंगी टैक्स. चुंगी, चुंगी टैक्स. आप देखते थे कि जीएसटी आने से पहले ट्रकों की लंबी कतारें चुंगी पे यानी कि बॉर्डर पे लगती थी. आप तो पर्सनल व्हीकल में आ रहे हैं, आपको तो क्रॉस करने देते थे, लेकिन जो कॉमर्शियल व्हीकल्स आती थी इनसे चुंगी टैक्स लिया जाता था. तो ये जो चुंगी टैक्स था गाइस, ये 52 में स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी. इतने सारे टैक्सेस होने के बाद ऑब्वियसली खिचड़ी पकना तय है. आइए जरा, आइए जरा, अब मैं क्या करवा रहा हूं, अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूं. 1 क्वेश्चन बिफोर जीएसटी.
जीएसटी की बात ही नहीं अभी तक कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको पुराना सिस्टम ही समझा रहा हूँ। दोस्तों जीएसटी किस दिन से आया है? जीएसटी आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017। जीएसटी आने से पहले सेम स्टेट को टैक्स लगाया जाता था, वो था वैट। जीएसटी आने से पहले सेम स्टेट की बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं सेम स्टेट सेल, और वैट लगाया जाता था। वैट क्या होता था? ये लगा था 2004 से लेकर 31 जून 2017 तक अप्रोक्स वैट चला। तो जब अगर सेम स्टेट में गुड्स बिकते थे, पहले लगता था वैट, और वैट कब से लगा है? 2004 से लेकर 30 जून 2017 तक। अब जीएसटी आ गया है 1/7/17, और आपको ये जान की खुशी होगी, वैट आने से पहले एक सिस्टम था, उसका नाम था सेल्स टैक्स। वैट आने से पहले एक सिस्टम था सेल टैक्स, उसको बोलेंगे प्री 2004। प्री 2004 हमारे आजादी के बाद से लेकर 2004 तक सेल टैक्स चला। तो सेम स्टेट सेल जिसपे स्टेट गवर्नमेंट का हक है, हाँ, सेम स्टेट सेल जिसपे स्टेट गवर्नमेंट का हक है, उस पे टैक्सेस पहले सेल टैक्स के रूप में लगते थे, फिर वैट के रूप में लगे, और जब जीएसटी आ गया, अब तो सेम स्टेट हो इंटर स्टेट हो सब पे जीएसटी लगता है। ये बात क्लियर है कि सेम स्टेट सेल, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी हुई है। पहले स्टेट गवर्नमेंट सेल टैक्स लगाती थी 2004 तक, 2004 से 2017 तक वैट लगाया, और अब वैट भी चला गया, उसके बाद जीएसटी आ गया। ये मोटी मोटी बात समझ आ गई बच्चों आपको? एक बार हाँ का जवाब दो। यस सर। तो ये सेम स्टेट का टैक्स का नाम था सेल टैक्स। मैं अब क्या करवा रहा हूँ आपको, नेक्स्ट हाफ एन आवर में मैं सेल टैक्स सिस्टम से वैट पे जंप करूंगा, और वैट से मैं जीएसटी में जंप करूंगा। तो जीएसटी से पहले वैट था, वैट से पहले सेल टैक्स था, सेल टैक्स बताऊंगा, फिर वैट बताऊंगा, और फिर जीएसटी बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सेल टैक्स का, एक क्वेश्चन करवाऊंगा वैट का। दोनों क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा ये सिस्टम बड़े खराब थे, इसलिए जीएसटी आया। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं सेम स्टेट सेल का। आइए जरा लिखिए, सेम स्टेट सेल अंडर सेल टैक्स सिस्टम। अंडर सेल टैक्स, सेल टैक्स सिस्टम कब था हिंदुस्तान में? बताइए स्टेट लेवल पर सेल टैक्स सिस्टम कब था हिंदुस्तान में? 2004 के पहले, 2004 के बाद? 2004 से पहले। बहुत बढ़िया, प्री 2004। बच्चों मुझे ना एक आयरन की, लोहे की अलमारी बनानी है। तो लोहे की अलमारी में मैं बना लूंगा, मैं हो गया मैन्युफैक्चरर। फिर मैं इसको किसको दे दूंगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको दे देगा? होलसेलर को। होलसेलर, और होलसेलर किसको दे देगा? बताइए, होलसेलर किसको दे देगा? कस्टमर। रिटेलर। रिटेलर देगा कस्टमर को। तो बेटा कोई भी प्रोडक्ट के सप्लाई चेन इसको कहते हैं, सप्लाई चेन। तो एक होगा उत्पादक, एक होगा डिस्ट्रीब्यूटर, एक होगा होलसेलर, एक होगा रिटेलर। हाँ, कई के बार इसमें से सीधा मैन्युफैक्चरर भी बेच सकता है रिटेलर को। मैं एक टिपिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं गुड्स की बिक्री में, 4 स्टेजेस। एक हो गया मैन्युफैक्चरर, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, एक हो गया होलसेलर, एक हो गया रिटेलर। हाँ जी। और क्या काम है मैन्युफैक्चरिंग का? मैन्युफैक्चरिंग का काम है बेटा आयरन की अलमीरा। वो पहले लोहे की अलमारियां घर में होती थी, शायद अभी भी आपके घर में होगी लोहे की अलमारी। तो एक लोहे की अलमारी बनाने में उत्पादक का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या परचेज, वो है 10,000 रुपए, और मैं सेल टैक्स का रेट ले रहा हूं 10%। सेल टैक्स का रेट ले रहा हूं 10%। तो उत्पादन के खर्चे या बनाने के खर्चे आए 10,000 रुपए। अब इस पर, इसको चलो 8 कर दो, 8 प्रॉफिट ऐड करा जाएगा। उसने अपना 2,000 का प्रॉफिट ऐड किया। तो बताइए सेलिंग प्राइस विदाउट सेल टैक्स कितनी बनी? 10,000। बहुत बढ़िया, 10,000। अब इस पर मैन्युफैक्चरर साहब क्या लगाएंगे?
सेल टैक्स कितना परसेंट ले रहा हूं बेटा? 10%। 1,000 रुपये हो गया। सेलिंग प्राइस विद सेल टैक्स हो गया, कितना हो गया? 11,000। और गवर्नमेंट को टैक्स कितना जमा करवाएगा ये? 1,000। गवर्नमेंट को टैक्स देगा 1,000। लो जी कॉपी करो। तो मैन्युफैक्चरर ने लोहे की अलमारी 8 की बनाई, 2 का मुनाफा जोड़ा, 10 की अलमारी बनके तैयार हो गई, 1,000 का टैक्स लगाया, 11 की बेच। बताओ जी डिस्ट्रीब्यूटर साहब की परचेज प्राइस क्या होगी? बट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर 10,000 और 11? 11। अरे बाबा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो 11 दे के आया है ना, वो तो 11 का माल दे के आया है, तो वो अपना जो प्रॉफिट होगा वो सब 11 पे लेगा, 10 नहीं 11। 11,000। और इसका प्रॉफिट ये मैंने एज्यूम किया है, ये कहां से आया सर? ये मैंने एज्यूम कर रहा हूँ बच्चों 4,000। तो इसने अलमारी कितने की बेची? 15,000। ये कितना टैक्स लगाएगा? 1,500 रुपए। टोटल अलमारी बनके तैयार हो गई 16,500 की। ये टैक्स कितना जमा करवाएगा? 1,500 रुपए। बताओ जी होलसेलर की परचेज कॉस्ट 16,500। अब इसका प्रॉफिट एज्यूम कर लो 3,500, मान लो 3,500, मान लो 3,500 मैंने एज्यूम किया। कितने की बनके तैयार हो गई? 20,000। अच्छा सेल टैक्स लगाएंगे 10%, 2,000, 22,000। और रिटेलर साहब की जैसे बिग बाजार होता है, रिटेलर 22,000। प्रॉफिट है मान लो 8,000, 30,000, 3,000, 33,000। टैक्सेस गवर्नमेंट को कितने दिए इसने? 2,000 इसने दिए और 3,500 इसने नहीं 3,000 इसने दिए। टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना मिला? टोटल टैक्स कितना? 7,500। बहुत बढ़िया। टोटल गवर्नमेंट को जो मिला, टोटल गवर्नमेंट को जो मिला 7,500। अगर इन सबको ऐड करते हैं तो इन सबको ऐड करते हैं तो आपको मिले 7,500। इस सिस्टम में आपको क्या कमी लगी? ये सेल टैक्स सिस्टम था, स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी सेम स्टेट की सेल पर। इस सिस्टम में क्या कमी लगी? बार बार टैक्स लग रहा है और बार बार टैक्स लगाओ। अब ऐसा ये तो फिर एक बात हुई यार, तुम भी तो बार बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट में पढ़े, सेकंड में पढ़े, थर्ड में पढ़े, फोर्थ में पढ़े, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है यार? बार बार तुमने इंटर में पढ़ा, फाउंडेशन में पढ़ा, फाइनल में भी पढ़ोगे, प्रोफेशनल में भी पढ़ोगे, इसका क्या मतलब? वो तो पढ़ना तो है ही। दोबारा बोलिए। हाँ एक तरीके से मुद्दा ये भी आ रहा है यहाँ पर कि जो टैक्स लग रहा है ना, लगी भी चीज पे टैक्स दोबारा से लग रहा है। मतलब फर्स्ट में जो पढ़ के आए वो सेकंड में पढ़ाया नहीं जाता ना, सेकंड में जो पढ़ लिया थर्ड में नहीं पढ़ाया जाता, 10वीं में जो पढ़ लिया 11वीं में नहीं पढ़ाया जाता, 11वीं में जो पढ़ लिया 12वीं में नहीं पढ़ाया जाता। बार बार पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, हर लेवल पे पढ़ाई, लेकिन हर लेवल पे सेम पढ़ाई हो। सर क्या मतलब? अरे भाई इस 11,000 पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, अब इस 11 को तुमने 4 का के 15 पे दोबारा टैक्स लगा दिया, तो आप टैक्स कहाँ लगाते? 4 पे लगाते, जो तुम्हारी वैल्यू है, जो तुमने ऐड किया। भाई 5वीं की टीचर अपनी पढ़ाई करवा, चौथी के जो टीचर ने पढ़ाया उसकी कमियां निकालने बैठी है। यहाँ पर 16,500 है, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, आप 3,500 पे लगाओ। आपने 3,500 ऐड किए। जब आप CS EET देकर CS एग्जीक्यूटिव में आए तो EET की बात छोड़ दो ना, एग्जीक्यूटिव की बात करो।
सीएमए फाउंडेशन देके सीएमए इंटर में आए, तो इंटर में फाउंडेशन के टॉपिक छोड़ दो ना। ऐसे ही 22,000 है, इस पे टैक्स लग चुका है 3 बार 4 बार, दोबारा से 30 में जोड़ के फिर टैक्स लगा रहे हो, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। सबसे मेजर लिमिटेशन सेल टैक्स सिस्टम की थी कैस्केडिंग इफेक्ट। लिखो मेजर लिमिटेशन, मेजर लिमिटेशन of sale tax system was cascading effect. That is a good which was taxed in earlier stage was again taxed at later stage. This led to tax on tax. This led to tax on tax. तो जो मेजर लिमिटेशन थी मेरे बच्चों, कैस्केडिंग इफेक्ट की थी। इस कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल टैक्स सिस्टम को हटा के जीएसटी लाए या वैट लाए? वैट लाए, क्योंकि एक दिन में परफेक्ट नहीं बनते, ये बात याद रखना। जब एरोप्लेन बना था तो पहला एरोप्लेन नहीं टूटा होगा, हजारों लोगों ने जान गंवाई होगी, हजारों लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जब जाके राइट ब्रदर्स, बोलते हैं राइट ब्रदर्स का प्लेन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन राइट ब्रदर्स से पहले कितने लोग ना सक्सेसफुल हुए होंगे? सोच के देखो ना, कितनी खुशी मिली होगी राइट ब्रदर्स को जब प्लेन उड़ा होगा हवा में। साइंस है सब कुछ। एनी हाउ, तो कैस्केडिंग इफेक्ट। आइए जरा सेम एग्जांपल वैट सिस्टम में कैसे काम करेगा, आइए जरा सेम एग्जांपल, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, सेम एग्जांपल अंडर वैट सिस्टम, लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे। सबसे पहले वही मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और बच्चों रिटेलर। हाँ जी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग या परचेज कितनी थी जरा देखना, मैन्युफैक्चरिंग या परचेज कितनी थी? 8,000। बहुत बढ़िया, 8,000। इसका प्रॉफिट कितना था? 2,000। 2,000। और ये हो गया आपका टोटल सेलिंग प्राइस विदाउट वैट कह लो इसको। हाँ सर, सेलिंग प्राइस विदाउट वैट 10,000। भैया इस पे क्या ऐड करें? वैट, वैट 10% का। सेम कैलकुलेशन वैसे चल रही है जैसे उसमें थी, तो फिर सब सेम चल रही है, तो फायदा क्या हुआ? अभी दिखेगा तो सही फायदा, डोंट वरी, ये बेटर है। फायदा क्या हुआ बताता हूँ, फायदा नुकसान। ये हो गया जी सेलिंग प्राइस विद वैट 11,000। अब सुनिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट को जमा करवाना है उससे पहले एक आप चीज निकालना, आउटपुट वैट, फिर उससे माइनस करना इनपुट वैट, और फिर वैट पेबल टू द गवर्नमेंट आएगा। क्या मतलब सर? आउटपुट वैट का मतलब है सेल का वैट, जो तुमने सेल किया उस पे कितना वैट लगाया, बताओ आउटपुट वैट बताओ कितना? 1,000। बाकी बच्चे भी बताएं आउटपुट वैट। आउटपुट वैट का मतलब जो तुमने बिक्री करी है ना उसका वैट, जो तुमने सेल करी है, बिक्री करी है उसका वैट। क्लासरूम वाले बच्चे बताएं आउटपुट वैट।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 1000। इनपुट वैट मतलब है जो तुमने खरीदा है माल उसका वैट। तुमने कोई माल तो खरीदा ही नहीं, तुम तो उत्पादक हो, तो तुम तो मैन्युफैक्चरर हो, तुमने तो कहीं से परचेज किया नहीं है, तुमने तो सारा रॉ मटेरियल खुद बनाया है, तो आपका इनपुट वैट हो गया नील। इनपुट वैट होता है खरीद का वैट, परचेज का वैट, परचेज का वैट नील। और गवर्नमेंट को कितना जमा करवाना है? 1000 रुपये। अच्छा, जैसे आप गए, सुनो, आप गए बिग बाजार, सामान खरीद के लाए 11,000 रुपए का। कितने का सामान लाए? 11 का। बिग बाजार वालों ने कहा हम आपको 1000 का कूपन देंगे, हम आपको 1000 का कूपन देंगे। आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने आओगे वो कूपन कम हो जाएगा, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ शॉपिंग 11 नहीं 10 रह गई। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, उन आपने कहा मैं एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, आपको 11,000 की फीस कोट करी गई। आपको कहा अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लोगे तो इस 11,000 के अंदर 1,000 का कूपन है, कूपन एक्टिवेट हो जाएगा, अगली बार दूसरे सब्जेक्ट की कोचिंग में माइनस हो जाएगा। तो आपके लिए इफेक्टिव कॉस्ट इस क्लास की जो आपने पहले ली है 10 रह गई, क्योंकि उसमें कूपन है। ऐसे स्विगी के थ्रू, जोमेटो के थ्रू, मान लो 500 रुपए का ऑर्डर किया, 100 रुपए कैशबैक आ गए, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कितनी है? 400 या 500? बताओ बच्चों। 400। इसी तरीके से बेटा वैट में कहा जा रहा है खरीद पे जो दिया हुआ टैक्स है ना, वो हमसे वापस ले लेना, कस्टमर की जेब में मत, कस्टमर पे प्रेशर मत डाल। समझो मेरी बात, अभी नहीं भी समझ आया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर की स्टेज से आपको कॉन्सेप्ट पकड़ पाओगे वैट का। पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट क्या होगी? 11 या 10? 10,000। बहुत बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट होगी 10,000। इस पॉइंट पे थोड़ा रुक जाओ, इस पॉइंट को समझ लो। 10 क्यों बोला? हम सेल टैक्स में तो 11 ले रहे थे, देखो जरा, देखो बेटा, सेल टैक्स में तो हम 11 ले रहे थे, सेल टैक्स में हमने यहाँ पर 11 लिया था, क्योंकि सेल टैक्स में गवर्नमेंट कहती है जो भी तुमने खरीद पे टैक्स दिए कस्टमर से ले लो, हमसे मत लो। लेकिन वैट में गवर्नमेंट कहती है जो तुमने खरीद का टैक्स दिया है ना, हम वापस दे देंगे तुम्हें। मुझे तो अपना पैसा चाहिए भाई, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग फीस दे दो तो बढ़िया, नहीं तो मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ उससे लूंगा, मुझे तो अपना खर्चे रिकवर करने हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट कहती है भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर तूने 11 की पेमेंट करी है, 1,000 की पेमेंट हमसे ले जाना। तो आप पता है एंट्री क्या पास करोगे? जरा देखना एक बार, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब है ना, वो एंट्री पास करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स डेबिट 10,000, इनपुट टैक्स अकाउंट जो खरीद पे दिया है 1,000, टू बैंक 11,000। अच्छा, तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर साहब अपनी परचेस को कितना दिखाएंगे? वो दिखाएंगे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। 1,000 को एडवांस पेमेंट मानकर इनपुट टैक्स अकाउंट में दिखा देंगे, ये एडवांस पेमेंट हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी कितनी गाइस? 10,000 रुपये। प्रॉफिट कितना था? 4,000 रुपये। ये हो गया 10,000, ये हो गया 14,000 रुपये, ये हो गया 14,000 रुपये। वैट लगेगा 1,400 रुपये का, माल बन गया 15,400 का। अब बताना आउटपुट वैट कितना है डिस्ट्रीब्यूटर का? डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट वैट 1,400। बहुत बढ़िया। इनपुट वैट 1,000। 1,000 और वैट पेबल टू द गवर्नमेंट 400। 400। अब नोट करो, माल सस्ता बनना तैयार हो गया। सेकंड स्टेज पे माल का प्राइस आ रहा था गाइस 16,500, सेकंड स्टेज पे प्राइस आ रहा था 16,500, अब प्राइस आने लग गया मेरे प्यारे बच्चों 15,400, और कैस्केडिंग इफेक्ट हल्के हल्के कम हो रहा है। अब यहाँ पर परचेज प्राइस बताओ होलसेलर की परचेज प्राइस बताओ। बहुत बढ़िया, 14,000। इसका जो गाइस
प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था? 3500, 17,500, 10% वैट 1750, ये मेरे प्यारे बच्चों बन गया 19,250। अब ये बताओ आउटपुट वैट कितना? गाइस 1750, गाइस 1750। इनपुट वैट कितना? 1400। गवर्नमेंट को कितना देगा? 350। ऐसे ही रिटेलर की परचेज प्राइस 17,500, 8,000 का प्रॉफिट मार्जिन, 25,500, टैक्स लगाएगा 10%, 2,550, 28,050। और आउटपुट वैट कितना? आउटपुट वैट कितना? 2,550। इनपुट वैट कितना? 2,550। इनपुट वैट कितना? 1,750, 800 पेएबल। और नोट करो चारों लोगों ने मिलकर कितना टैक्स दिया गवर्नमेंट को? चारों को लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया? 2,550। चेक करो, 2,550 दिया। और वो ही टैक्स तो बना लास्ट स्टेज पे। ओ 2,550, तो सारा बर्डन क्या फाइनल कंज्यूमर पे? हाँ, मैंने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया बी से, बी ने बर्डन शिफ्ट कर दिया सी से, सी ने बर्डन शिफ्ट कर दिया डी को। डी कंज्यूमर है, कंज्यूमर तो आगे माल बेचता ही नहीं, तो ये रिकवर कहां से करेगा? अच्छा 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 अच्छा, तो मुझे अपनी फीस चाहिए, या तो इंस्टीट्यूट दे दे या आप दे दो। ऐसे ही जो टैक्सेस मैंने खरीद पे दिए हैं, गवर्नमेंट कहते कॉस्ट में ऐड मत करना, कॉस्ट से हटा दो, हम दे देंगे वापस। ये कोई एग्जांपल को सर समझो बस, स्टडी दिस एग्जांपल। और नोट करो हर स्टेज पे जो आपने वैल्यू ऐड करी है, यहां पर आपने कितनी वैल्यू ऐड करी थी? 4,000। देखो बेटा 4,000, और आपका टैक्स कितना बना? 400 रुपए। आपने कितनी वैल्यू ऐड करी? सर मैंने 3500 की ऐड करी, तो आपका टैक्स कितना बना? 350। आपने ऐड कितनी करी वैल्यू? सर मैंने 8 की वैल्यू ऐड करी, तो मेरा टैक्स हो गया 800, वो ये बन गया। और भाई मैन्युफैक्चर तूने कितनी वैल्यू ऐड करी? मैंने तो पूरी की पूरी 10 की वैल्यू ऐड करी है, क्योंकि 8 तो मैंने खरीदा ही नहीं कहीं से, ये तो मेरी खुद की है बनावट। तो इसकी वैल्यू का 10,000 का 10% 1,000। तो जो आप काम कर रहे हो उसको ऊपर टैक्स लगाओ, जो अब पिछला काम आया है उस पर टैक्स लगकर आया है, उस पर आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट समझ आया नहीं आया? बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए आपको समझ आया नहीं आया, मेरा फर्ज है आपसे पूछना। तो क्या अच्छा कैस्केडिंग इफेक्ट है यहाँ पर? ये बताओ, इज देयर अ कैस्केडिंग इफेक्ट हियर? नो सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कैस्केडिंग इफेक्ट? क्योंकि हम लगे हुए टैक्स में दोबारा टैक्स लगाते ही नहीं। जो 5th पढ़ के आया 6 में 5th की पढ़ाई नहीं होगी, जो 7th पढ़ के आया 8th में 7th की पढ़ाई नहीं होगी। लिखो जी, नो कैस्केडिंग इफेक्ट बच्चों, नो कैस्केडिंग इफेक्ट इन वैट। तो ये बेटर सिस्टम हुआ वर्स सिस्टम हुआ? बेटर या वर्स? बेटर। लेकिन इसमें भी कमियां निकली। वैट सिस्टम देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, इतना चौखा लग रहा है, लेकिन इसमें कमियां क्या निकली वो बताऊंगा अगली क्लास जब जीएसटी से शुरू करेंगे। आइए जरा एक बार रिकैप करें। आइए आज हमने जो किया रिकैप करें। सबसे पहले गाइस 265 क्या कहता है? अगर हिंदुस्तान में टैक्स लगाना है तो जा किससे परमिशन लेके आ? बताओ किससे परमिशन लेके आ? लॉ की परमिशन लेके आ। और परमिशन लॉ की किसके पास है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार, लेकिन उनके पास ताकत होनी चाहिए। तंदुरुस्ती की रक्षा करता लाइफ, तंदुरुस्ती है वहां लाइफ बॉय। ये लाइफ बॉय की जो पावर है ये कहाँ दी हुई? लिस्ट में। यूनियन के पास अलग पावर्स हैं, स्टेट के पास अलग पावर्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के कारण दोनों के पास अलग पावर्स हैं। टैक्स कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, सरकार लगाती है किसी भी कानून के अंतर्गत। और कानून कैसे बनेगा? केंद्र सरकार बिल, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट बिल, स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर। बेटा 3 हमारी लॉ मेकिंग पावर्स हैं, सॉरी 3 गवर्नमेंट्स हैं, 2 लॉ मेकिंग है, सेंटर और स्टेट। लोकल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग नहीं है।
यूनियन लिस्ट के कुछ आइटम्स हैं, कस्टम ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज, न्यूज़पेपर का एड्स का टैक्स और इंटरस्टेट का टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रमुख टैक्सेस हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रमुख टैक्सेस हैं वो हैं 49 प्रॉपर्टी टैक्सेस, 51 दारू और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, 52 एंट्री टैक्स गुड्स आए मेरी स्टेट में, 53 बिजली की सेल, 54 इंट्रा स्टेट सप्लाई वैट जिसपे लगता है, वैट से पहले सेल टैक्स, सेल टैक्स का वैट, वैट के बाद जीएसटी। एडवर्टीजमेंट्स अदर देन न्यूज़पेपर्स, टीवी पे हो या मैगजीन में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, लग्जरी, बेटिंग, इन सब पे टैक्स लगाने का ठेका भी स्टेट का है। उसी ठेके के चक्कर में हमने बात करी कि भाई वैट से पहले था सेल टैक्स, जीएसटी से पहले वैट, वैट से पहले सेल टैक्स। सेल टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ी रहता है, इजी तो था, ना आउटपुट ना इनपुट, सीधा लगाया सीधा जमा करवाया। लेकिन एक 10,000 की चीज देखो ना, 10,000 की चीज जाके कितनी की पड़ी, बर्डन शिफ्ट था। देखो 1000 का बर्डन यहाँ पर, 1500 का बर्डन यहाँ पर, 2000 का बर्डन यहाँ पर, 3000 का बर्डन यहाँ पर, सब पे बर्डन अलग अलग था। लेकिन बेटा मेजर लिमिटेशन थी सेल टैक्स की कैस्केडिंग इफेक्ट, जिस पे टैक्स लगा दिया गया है दोबारा से टैक्स लगाओ। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करो, बार बार टैक्स तो लगेगा, उसको तो छोड़ नहीं सकते, हर साल पढ़ना पड़ेगा सेकंड थर्ड फोर्थ। हम ये कर सकते हैं, जब सेकंड से थर्ड में आओ सेकंड की पढ़ाई नहीं होगी, थर्ड से फोर्थ में आओ थर्ड की पढ़ाई नहीं होगी। तो एग्जैक्टली हमने वैट में यही किया। हमने कहा जो तुमने खरीद पे टैक्स दिया है उसको सरकार से डेंट मार लेना, सरकार से ले लेना, तो कॉस्ट में ऐड ना करना, क्योंकि मैंने दिए तो 11 है, मुझे तो 11 रिकवर करने, मैं तो बिजनेसमैन हूँ। लेकिन गवर्नमेंट कहती है 10 आप रिकवर कर लो कस्टमर से, एक हमसे ले ले। मैं कहा तुमसे कैसे लूंगा, गवर्नमेंट का जब तेरा माल बिकेगा ना तेरे पास 1400 रुपए आएंगे, उसमें से 1000 रोक के 400 दे दियो। तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन का टैक्स हो गया। बोलो जी, बात क्लियर है? पूछिए, 2 मिनट अपनी क्वेरीज डाउट्स किसी भी टाइप के हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, प्लीज पूछिए। नो। चलो चलो, तो आपके बच्चों फिर भी मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्लासरूम में जो बैठे बच्चे हैं, आप लोगों को समझ आया कुछ? कुछ कुछ होता है, सब कुछ होता है सब कुछ होता है तो जाओ भैया, अब तो सब कुछ हो गया तो जाओ चलो बच्चों, टेक केयर, टेक केयर। मिलते हैं मंडे को, और मंडे को हम स्टार्ट करेंगे प्री जीएसटी के बाद पोस्ट जीएसटी। ये सेम एग्जांपल को मैं जीएसटी में भी लेके जाऊंगा, और जीएसटी में ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास में हमने भूमिका बनाई, फाउंडेशन बनाया, हमने नींव डाली, सो दैट हमें समझ आए कि पुराने सिस्टम में क्या खामियां थी। तो हमने सेल टैक्स की खामियां देखी, वैट सिस्टम जो जीएसटी से मिलता जुलता सिस्टम है, लेकिन इसको भी स्क्रैप करना पड़ा। यानी कि आपने गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए दूसरे मैकेनिक को बुलाया, दूसरा मैकेनिक बेटर था पहले मैकेनिक से, परफेक्ट नहीं था। जीएसटी परफेक्ट सिस्टम के और पे आ गया। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड। मिलते हैं मंडे को। कोई क्वेरी हो तो अभी आप पूछ लीजिए, अदरवाइज टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल, खुदा हाफिज। बाय सर। बाय सर। बाय जी, बाय 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 बच्चों।